नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं आवाज समाचार। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। उतार चढ़ाव के बीच बाजार में आज कंसोलिडेशन का मूड। निफ्टी 24,300 के करीब फ्लैट। बैंक निफ्टी में भी सपाट कारोबार, हालांकि मिड कैप स्मॉल कैप्स कर रहे हैं आउट परफॉर्म। इंडिया विक्स में 3% का उछाल। कैपिटल गुड्स स्टॉक्स में अच्छी खरीदारी, करीब 1.25% चढ़ा इंडेक्स। कैपिटल गुड्स में 4% चढ़ा ट्यूब इन्वेस्टमेंट, साथ ही सीमेंस, क्रॉम्पटन, हेवल्स में भी रौनक। आईटी स्टॉक्स में तेजी, फार्मा मेटल्स में मुनाफा वसूली। डिफेंस स्टॉक्स में तेज रफ्तार जारी, 4% ज्यादा उछाल के साथ निफ्टी का टॉप गिरना बना बीईएल, साथ ही सीएनबीसी आवास का स्पॉटलाइट एचईएल में 4% ज्यादा का उछाल। कार्टनरी शिप बिल्डर्स, पारस, कोचिन शिपयार्ड 8 से 12% ऊपर। ब्लॉक डील के बाद टाटा टेक में तेज गिरावट, शेयर करीब 6% टूटकर वायदा का टॉप लूजर। करीब 2 करोड़ 43 लाख शेयरों में 1650 करोड़ रुपए का हुआ सौदा। सीएनबीसी आवास की खबर पर मुहर। कल कैबिनेट में बैठक होगी। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की एक हफ्ते में लगातार दूसरी बार होगी सीसीएस की बैठक। पहलगाम हमले के बाद के हालात की होगी समीक्षा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। हमारे साथ है वेवस्ट्रैटेजी.com के आशीष क्याल। आशीष से चर्चा करेंगे, ट्रेड जोन के लेंगे, लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का मार्केट का प्रेजेंट एक्शन आपके सामने, जहां पर एक कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है लगातार तेजी के बाद। एक दायरे में कारोबार करते हुए बाजार फ्लैट है, बिल्कुल निफ्टी फ्लैट। बैंक निफ्टी कारोबार कर रहा है। कंपैरेटिवली मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ी बैंक देखने को मिल रही है, 1/4% ऊपर ये दोनों इंडेक्स कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। मार्केट की ब्रेथ भी शायद इसीलिए पॉजिटिव दिखाई दे रही है अगर आप एनएससी स्टैट्स देखेंगे, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप्स में थोड़ी बाइंग आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। एक बार लेकर आते हैं आपके सामने एनएससी स्टैट्स, जहां पर बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कंपैरेटिवली स्लाइटली ज्यादा है गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। इस समय का रुझान देखेंगे तो लगभग 1300 स्टॉक है, 1360 स्टॉक्स तेजी के साथ कर रहे हैं कारोबार, 1171 स्टॉक है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सेक्टरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो आउट परफॉर्म कर रहा है वो सेक्टर जो कल बिल्कुल नहीं चल रहा था, ये है आईटी का। आईटी में 1.25% की तेजी है, और आईटी के बाद कोई दूसरा पॉकेट जो आउट परफॉर्म कर रहा है वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, जहां पर आधा से 0.25% की तेजी देखने को मिल रही है। बाकी सभी इंडेक्स या तो फ्लैट है या लाल निशान में है। प्रेशर अगर कहीं है डिसाइसिव तो फार्मा, मेटल्स और ऑटोज हैं, जहां पर 1/4% से लेकर ऑलमोस्ट 1% का नुकसान देखने को मिल रहा है। तो इस मार्केट ट्रेंड के बीच में करना क्या है आपको, इस पर करते हैं बातचीत। आशीष बताइए पहले तो, निफ्टी बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है, ऐसा ही मूव टिल मार्केट क्लोजिंग एक्सपेक्ट करें? देखिए दीपाली, ओवरऑल जो बाजार का रुझान है वो बाय ऑन डिप्स पे बना हुआ है। पिछले 8 से 9 दिन में अभी तक अगर हम देखें तो ओवरऑल जो भी डिप आई है उसमें बाइंग हुई है। 2 दिन पहले एक काफी भारी गिरावट आई थी जो इवेंट के चलती थी, लेकिन उसके बाद वापस से रिकवरी होकर निफ्टी ने अपना हाई छुआ है जो ये रैली शुरू हुई उसमें। तो ऐसे में ओवरऑल ट्रेंड बाजार का बाई साइड पे ही है। मेरे ख्याल से गुंजाइश है ऊपर में हम फिर से 24,450 के आंकड़े को टच करेंगे, और नीचे में जो सपोर्ट है बाजार का वो करीबन 24,220 के आसपास है। तो जब तक 24,220 इंटैक्ट है, यहाँ पर बाय करके चला जा सकता है। 24,450 तो सीमित दायरे में रहेगा, ये रेंज बाउंड है। और अगर 24,450 का आंकड़ा ऊपर में ब्रेक करता है तो अच्छा खासा मूव 24,800 तक इवेंचुअली देखा जा सकता है निफ्टी में। निफ्टी बैंक की अगर बात करें तो निफ्टी बैंक शुरुआत से ही एक आउट परफॉर्मर रहा है, जो बैंक जिसने लाइफ टाइम हाई छुआ है निफ्टी के काफी पहले। तो ओवरऑल रुझान बैंक निफ्टी पे बाय साइड पे ही है। यहाँ पर ऊपर में गुंजाइश है, बैंक निफ्टी फिर से एक लेवल जो अपना 56,100 56,200 छू सकता है, और नीचे में जो सपोर्ट है बैंक निफ्टी के लिए वो करीबन 55,100 के आसपास में नियर टर्म के लिहाज से है। तो ओवरऑल रुझान बाय साइड पे लग रहा है अभी। यहाँ से स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? ट्रेड स्पेसिफिक में अगर आप देखें तो यहाँ पर एक बहुत अच्छा खासा मूव आता हुआ नजर आया है। मजगांव डॉक में एक बहुत बड़ी बुलिश कैंडल बनी है, और यहाँ पर ये वॉल्यूम्स के साथ में हुआ है। तो राय यही होगी कि यहाँ से अगर कोई भी डिप मिलता है हमें 2950 के आसपास मजगांव डॉक में बाय की राय होगी। नीचे में स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर करीबन 2,900 का, और ऊपर में टारगेट देख सकते हैं 3,200 का। और दूसरा जो स्टॉक जहां पर बाय साइड की जा सकती है वो है प्रेस्टीज एस्टेट्स। यहाँ पर बहुत अच्छा खासा मूव पिछले कुछ दिनों में देखा था, 2 से 3 दिन में कंसोलिडेशन किया, और अभी फिर से यहाँ पर एक ब्रेकआउट आता हुआ नजर आ रहा है प्रेस्टीज एस्टेट में। यहाँ पर बाय की राय होगी, स्टॉप लॉस लगाना होगा यहाँ पर नीचे में 1320 का, और टारगेट देख सकते हैं अराउंड 1440 के लेवल्स का। ओके,
तो ये रहे ट्रेड्स आपके लिए आशीष की तरफ से, जहां पर आप पोजीशंस बना सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं अर्निंग्स की। और अगर आप आज बैंक स्टॉक्स देखेंगे तो यूको बैंक एक अच्छी तेजी के साथ ट्रेड कर रहा है। वजह है अर्निंग्स नंबर्स अच्छे रहे हैं। Q4 में कंपनी की नेट इंटरेस्ट इनकम 23%, मुनाफा 24% बढ़ा है। एसेट क्वालिटी में भी सुधार रहा है। लेकिन आगे का आउटलुक क्या बन रहा है, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं कंपनी के MD और CEO अश्विनी कुमार। अश्विनी जी नमस्कार, स्वागत है आपका। कंग्रेचुलेशंस अच्छे अर्निंग्स के लिए। और इनफैक्ट हम डिटेल्स देख भी रहे थे, नेट प्रॉफिट्स में 24% की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी 34% की ग्रोथ रही है। और जो टोटल बिजनेस है वो भी 14-15% बढ़ा है, जिसमें ग्रॉस एडवांसेस हुए, डिपॉजिट्स हो, डबल डिजिट ग्रोथ रिपोर्ट हुई है। सबसे पहले तो जो ड्राइवर्स रहे हैं इस बार अच्छे अर्निंग्स के, उसके पीछे कौन कौन से फैक्टर्स रहे हैं? रैम की यानी रिटेल, MSME, एग्रीकल्चर, इन पॉकेट्स की परफॉर्मेंस कैसी रही है, बताइए। धन्यवाद फॉर हैविंग मी ऑन द शो। देखिए, जो हमारा जो डिपॉजिट की जो ग्रोथ है, पिछले साल यदि देखेंगे तो पिछले साल हमारी डिपॉजिट की ग्रोथ 5.5% थी, जो इस बार 11.5% के आसपास है। एडवांसेस की ग्रोथ जो पिछले साल 16% के आसपास थी, ये भी 18% के आसपास है। एडवांसेस के अंदर यदि आप देखेंगे तो हमारे 3 सेगमेंट हैं जो रिटेल के, रिटेल, एग्री, MSME, जिसको हम रैम कहते हैं। तो रिटेल सेगमेंट की ग्रोथ हमारी 25% है, जो पिछले साल हमारी तकरीबन 14% के आसपास ग्रोथ है। रैम सेगमेंट में रिटेल की ग्रोथ देखेंगे तो 35% के आसपास है। उसमें हाउसिंग लोन की 18% है, आपकी व्हीकल लोन की 50% प्लस है। एग्रीकल्चर की यदि देखेंगे तो 20% है, MSME की 18% है। तो जितने भी रैम सेगमेंट के लीवर्स और जितने भी फंक्शंस थे, हर फंक्शन पे काम हुआ है, ग्रोथ अच्छी आई है। यहाँ पे हमारे पास मार्जिन्स भी बेटर हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट बुक में यदि आप देखेंगे तो हमारी 12% की ग्रोथ है। कॉर्पोरेट बुक में हमेशा एक चैलेंज रहता है, जितनी ज़्यादा उनकी रेटिंग होती है, यील्ड उतनी कम होती है। तो हमारा जो कंसंट्रेशन जो रहा रैम सेगमेंट में रहा, तो हमारा जो यील्ड ऑन एडवांसेस आप देखेंगे तो पिछले साल के मुकाबले में अराउंड यील्ड ऑन फंड्स हमारी 36 पैसे बढ़ी है। डिपॉजिट फ्रंट पे भी हमने काफ़ी काम किया। हमारे कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट को कंटेन करने की एक मुहिम चलाई थी। तो उसके लिए हमने कासा फ्रंट पे काम किया। कासा को हमने मेंटेन किया, 37 to 38% की हमारी गाइडेंस थी। तो हमारा जो कासा आया 37.91 आया। कासा को मेंटेन करने के लिए बहुत सारे इनिशिएटिव लिए गए पिछले 8 महीने के अंदर बैंक में। उसके अंदर रिसोर्स वर्टिकल बनाया गया, जेडा की टीम बनाई गई। सबसे इंपॉर्टेंट है, कस्टमर्स कन्वीनियंस के लिए नए प्रोडक्ट लॉन्च किए गए, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो विमेन कस्टमर्स हैं, सैलरीड कस्टमर हैं, नॉन सैलरीड कस्टमर हैं। तो हर सेगमेंट के लिए नया प्रोडक्ट, नई ऑफरिंग्स के साथ लॉन्च किया गया। टैब बैंकिंग के थ्रू कस्टमर एक्विजिशन का एक अभियान चलाया गया। तो ये सारे फैक्टर्स रहे। हमारी कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट थोड़ी कंटेन रही, यील्ड ऑन एडवांसेज एंड यील्ड ऑन फंड्स हमारी इंप्रूव हुई। तो हमारी जो प्रॉफिटेबिलिटी की ग्रोथ, ऑपरेटिंग प्रॉफिट की ग्रोथ आप जो देख रहे हो, साल दर साल देखेंगे, पूरे साल की यदि प्रॉफिट की ग्रोथ हमारी 40% से ऊपर है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अगेन 30% से ऊपर है। हमारा निम, जिसने ज्यादा कंट्रीब्यूशन दिया, 2.92 से 3.08 हुआ। तो ये सारे फैक्टर्स रहे जो जिससे इतने अच्छे नतीजे हम दे पाए। बिल्कुल। और जैसे आपने रैम की भी बात की, रैम सेक्टर के रिटेल, एग्रीकल्चर, MSME, मैं रिटेल पर स्पेशली एक आउटलुक आपसे लेना चाहती हूँ। आपका जो रिटेल एडवांसेस हैं 35-36% की ग्रोथ रही है, जैसे आपने खुद मेंशन किया। व्हीकल लोन्स हैं या होम लोन्स है, वहां पर अच्छी डिमांड रही। लेकिन आगे के लिए ट्रेंड्स कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली होम लोन्स में और व्हीकल लोन्स में? देखिए, अभी शुरुआत में अप्रैल के महीने में थोड़ा सा लल रहता है, इतनी ग्रोथ नहीं आती है। लेकिन हमने पिछले साल रिटेल हब शुरू किया था। तो हमारी जो ब्रांचें हैं वो हब को प्रपोजल्स भेजती हैं, तो हमारा जो टर्न अराउंड टाइम काफ़ी इंप्रूव हुआ है। तो उसमें हमारी जो रिटेल में होम लोन और कार लोन की जो ग्रोथ है, हमारा ये मानना है कि ये हमारा मोमेंटम जो पिछले साल बना है, ये कंटिन्यू रहेगा। तो सेम ट्रेंड के साथ, क्योंकि अभी हमारा व्हीकल लोन का जो बेस है वो पहले से काफ़ी बढ़ गया है। तो व्हीकल लोन में जो ग्रोथ परसेंटेज है वो 50% प्लस ना होके, मेरा अनुमान है कि 40% प्लस रहेगी। लेकिन हाउसिंग लोन की ग्रोथ को हम कोशिश करेंगे 18 से 20% के बीच में ही रखें। और MSME की ग्रोथ अगेन हमारा जो टारगेट रहेगा वो 17-18% के आसपास हमारी MSME की ग्रोथ बनी रहे, जिस तरह से है। सिमिलरली एग्रीकल्चर के अंदर भी। तो रैम सेगमेंट में ग्रोथ जितने भी लीवर्स हैं ग्रोथ के लिए, हम उसी तरह से काम करते रहेंगे, जिस तरह से विद न्यू प्रोडक्ट्स ऑफरिंग्स इन दिस करंट फाइनेंशियल। ओके। अच्छा, ग्रॉस NPA नंबर कितना रहा है और आगे के लिए क्या आउटलुक है या क्या टारगेट है?
नए फाइनेंशियल ईयर के लिए? और दूसरी बात, स्लिपेजेस और प्रोविजनिंग पिछले कुछ क्वार्टर्स में काफ़ी कंटेन की है आपने, वहाँ किस तरीके के नंबर्स रहे हैं? देखिए, स्लिपेजेस की बात करें तो यदि हम 2 साल पहले देखें तो बैंक की जो स्लिपेज रेशियो थी 1.75% थी, जो लास्ट ईयर हमने कम करके हम लोग 1.2 के आसपास लेके आए। उसके बाद इस साल जो हमारी ओवरऑल स्लिपेज रेशियो पूरे साल की थी वो 0.92 आई है। तो स्लिपेज हमारा जो क्रेडिट मॉनिटरिंग वर्टिकल जो हमने स्ट्रेंथन किया, तो काफ़ी उस पे काम हुआ है। तो उसमें हमारा ये मानना है कि जो हमारी स्लिपेज की रेशियो 1 टू 1.25 हमने जो पिछले साल भी गाइडेंस दी थी, तो इस साल भी हमारी गाइडेंस यही रहेगी कि हमारी स्लिपेज रेशियो 1 टू 1.25 के अंदर ही रहनी चाहिए, सो दैट कि जो कंट्रोल क्वालिटी एसेट्स हमारा जो बढ़े और एनपीए कम। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, डिपॉजिट ग्रोथ अच्छी रही है, लेकिन आगे के लिए आउटलुक क्या है? सीडी रेशियो आपका कहाँ स्टैंड करता है करंटली, और आगे के लिए कुछ टारगेट्स हैं आपके एडवांसेस ग्रोथ को लेकर या डिपॉजिट ग्रोथ को लेकर? देखिए, ये 23-24 की बात करूं तो हमारी जो डिपॉजिट की ग्रोथ 5.5% थी। 24-25 में डिपॉजिट की ग्रोथ हमारी 11.5%। हमने 8 से 10% का पिछले साल का टारगेट रखा था डिपॉजिट ग्रोथ का, क्योंकि हमारी सीडी रेशियो उस टाइम 71% थी और हमारा टारगेट था सीडी रेशियो 75% अचीव करने का। तो 24-25 में हमने अपने सीडी रेशियो का टारगेट अचीव किया है। अभी हमने अपनी ग्रोथ डिपॉजिट ग्रोथ की गाइडेंस को बढ़ाया है, 10 से 12% किया है और सीडी रेशियो की जो हमारी गाइडेंस है वो हम 75 टू 77%। तो इस रेंज में हम कोशिश करेंगे कि हमारी सीडी रेशियो को और इम्प्रूव करें। ओके, चलिए, शुक्रिया सर आपका आने के लिए शो में, और हर पर्सपेक्टिव से अपनी राय देने के लिए और आगे के लिए अपना आउटलुक भी शेयर करने के लिए थैंक यू सो मच। यूको बैंक पर एक राय ले लेते हैं। स्टॉक आज स्ट्रेंथ दिखा रहा है, डेज हाई से थोड़ा हल्का जरूर हुआ है, लेकिन अभी भी स्ट्रेंथ को होल्ड कर रहा है। क्या राय रहेगी यूको बैंक पर, आशीष? देखिए दीपाली, यूको बैंक अभी फिलहाल 4% की तेजी से कामकाज कर रहा है, लेकिन एक मॉर्निंग में एक स्पाइक आया था, इसने करीबन 33 के ऊपर एक स्पाइक बनाया, उसके बाद से ही ये रेंज में है। फिलहाल ये गैप का जो 31.80 और 31.20 इसके बीच में गैप क्रिएटेड है, तो ये गैप की एक सपोर्ट की तरह काम करेगी। तो जब तक 21.20 इंटैक्ट है, गुंजाइश है हम फिर से शॉर्ट टर्म के लिहाज से 33-33.50 के लेवल्स को छू पाए। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट लेवल पे रुका हुआ है, 31.20 के सपोर्ट के साथ में बाय किया जा सकता है 33.50 के टारगेट के लिए। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेकर्स पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं। टीवी के बाद अब डिजिटल न्यूज में नेटवर्क 18 सबसे बड़ा नेटवर्क बन गया है। मार्च 2025 के कॉमस्कोर रिपोर्ट के मुताबिक नेटवर्क 18 ने डिजिटल न्यूज और इंफॉर्मेशन की दुनिया में जबरदस्त बढ़त बना ली और नए रिकॉर्ड भी बनाए हैं। चाहे सोशल मीडिया हो या अपनी वेबसाइट पर डायरेक्ट विजिटर्स, हर जगह नेटवर्क 18 सबसे आगे है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लीडरशिप की बात करें तो नेटवर्क 18 ने 183.2 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ टाइम्स इंटरनेट को पीछे छोड़ा, जिसके 182.3 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। सोशल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को मिलाकर आप लीडरशिप की बात की जाए तो नेटवर्क 18 का कुल आंकड़ा 315 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहा है, जो टाइम्स इंटरनेट के 202 मिलियन यूनिक विजिटर्स से 55% ज्यादा है। यानी कि सोशल मीडिया और अपनी वेबसाइट्स दोनों मिलाकर नेटवर्क 18 सबसे ज्यादा लोगों तक पहुंचा। सभी भाषाओं को मिलाकर की बात की जाए तो network18.com ने 251 मिलियन यूनिक विजिटर्स हासिल किए और द टाइम्स ऑफ इंडिया को काफी पीछे छोड़ दिया, जिसके 183 मिलियन यूनिक विजिटर्स रहे हैं। कॉमस्कोर के सोशल मीडिया मैट्रिक्स के मुताबिक नेटवर्क 18 का सोशल मीडिया के कुल पॉपुलेशन में 54% तक रिच है, जो अपने नजदीकी प्रतियोगी से 2 गुना ज्यादा है। भारतीय भाषाओं में भी नेटवर्क 18 न्यूज 18 सबसे आगे रहा। कैटेगरी के 182 मिलियन यूनिक विजिटर्स के साथ नंबर 1 पर रहा है न्यूज 18।
में पेट्रोल डीजल की पुरानी गाड़ी रखना आपको आने वाले दिनों में महंगा पड़ सकता है। दिल्ली सरकार ने अपने ड्राफ्ट ईवी पॉलिसी में ऐसी गाड़ियों पर ग्रीन लेवी लगाने का प्रस्ताव दिया है। इससे इलेक्ट्रिक गाड़ियों को इंसेंटिव दिया जाएगा। इस एक्सक्लूसिव खबर पर और डिटेल्स के साथ रोहन सिंह हमारे संवाददाता मौजूद हैं। रोहन, बताइए क्या डिटेल्स, क्या तैयारियां दिल्ली सरकार की? जी, दिल्ली की आने वाली ईवी पॉलिसी में पॉल्यूटर्स पे प्रिंसिपल का ख्याल रखा जाएगा और हर वो गाड़ी जो दिल्ली में रजिस्टर्ड है, इलेक्ट्रिक नहीं है और 10 साल से ज़्यादा पुरानी हो चुकी है, उन सभी पर ग्रीन लेवी लगाया जा सकता है। कितना लेवी लगाया जाएगा? तो जो ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो उस पर 7500 रुपया सालाना लेवी का प्रस्ताव रखा गया है। वहीं जो नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं उसमें 2 व्हीलर्स के लिए 2000 और बाकी सभी कैटेगरीज की गाड़ियों के लिए 5000 रुपये की ग्रीन लेवी का प्रस्ताव रखा गया है। और ये लेवी हर साल लगेगी। जब भी आप फिटनेस सर्टिफिकेट के लिए जाएंगे तो आपको ये लेवी देनी पड़ेगी और इससे जो रकम इकट्ठा होगी वो सभी स्टेट ईवी फंड में जाएगी, जिससे इंसेंटिव दिया जाएगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। तो कितना इंसेंटिव होगा? तो लगभग सभी कैटेगरीज में 10,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर के इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा गया है, बसेस को छोड़ के, जहां 20,000 रुपये प्रति किलोवाट आवर का इंसेंटिव है। लेकिन एक अपर कैप रहेगा, जैसे कि अगर 2 व्हीलर्स की बात करें तो लगभग 30,000 रुपये से ज़्यादा का इंसेंटिव नहीं मिल पाएगा। ऑटो रिक्शा की अगर बात करें इलेक्ट्रिक तो 45,000, जो 3 व्हीलर गुड्स हैं उनकी बात करें तो वहां पे भी 45,000 रुपये का मैक्सिमम कैप रखा गया है। साथ ही अगर 4 व्हीलर N1 कैटेगरीज की जो व्हीकल्स हैं उनकी बात करें तो वहां पे 75,000 रुपये का इंसेंटिव का प्रस्ताव रखा गया है। साथ ही अगर स्कूल बसेस की बात करें तो एक बस पे अधिकतम 15 लाख रुपए तक का इंसेंटिव दिया जाएगा। हालांकि अधिकतम 200 बसेस को, इससे जो पहली 200 बसेस हैं उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली सरकार की एक प्लानिंग ये भी है कि 2030 तक 11,000 इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट उनके पास और जितनी दिल्ली सरकार के स्कूल्स हैं उनकी सारी बसेस इलेक्ट्रिक करने की योजना बनाएगी। हम आपको ये बता दें कि ये सभी प्रस्ताव हैं जिस पे कंसल्टेशन चल रहा है। फिलहाल जो पुरानी पॉलिसी है वो 3 महीने के लिए एक्सटेंड हुई है और एक बार सहमति बनती है उसके बाद ये प्रस्ताव जो है वो लागू होगा। शुक्रिया आपका रोहन, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो अगर पुरानी गाड़ी आपके पास है तो आपको महंगा पड़ सकता है। ग्रीन लेवी लगाने की तैयारी सरकार कर सकती है। आगे बढ़ेंगे और ग्राहकों से जबरन सर्विस चार्ज वसूलने वाले रेस्टोरेंट्स पर सीसीपीए ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने दिल्ली के 5 रेस्टोरेंट को नोटिस जारी कर रिफंड के आदेश दिए हैं। और डिटेल्स के साथ असीम मनचंदा के पास चलते हैं। असीम, बताइए। सही कहा आपने, मुद्दा काफी पुराना है। जब भी आप किसी रेस्टोरेंट के अंदर जाते हैं, आप वहां पर खाना ऑर्डर करते हैं और जब बिल देते हैं तो देखते हैं कि उसमें एक सर्विस चार्ज लगा हुआ है। बहुत सारे लोगों को ऐसा भी लगता है कि ये एक सरकार का टैक्स है और वो उसको चुका देते हैं। बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि ये रेस्टोरेंट जो है अपने ऊपर ये सर्विस चार्ज जो आपको सर्विस देते हैं उसके ऊपर ये लगाया जाता है। 10% से लेकर के 20% तक सर्विस चार्ज ये रेस्टोरेंट वसूलते हैं। तो इसको लेकर के सरकार ने एक गाइडलाइंस जारी की थी और ये कहा था कि ये सर्विस चार्ज पूरी तरह से वॉलंटरी है। उपभोक्ता चाहे तो इसको मना कर सकता है कि मैं ये चार्ज नहीं दूंगा। उसके बाद ये मामला दिल्ली हाईकोर्ट पहुंचा। दिल्ली हाईकोर्ट की सिंगल बेंच ने ऑर्डर दिया कि ये पूरी तरह से वॉलंटरी है और आप इसको चाहे तो इसको आप वेव ऑफ करने के लिए बोल सकते हैं। उसके बाद से जो सरकार है या सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी है उसने रेस्टोरेंट के ऊपर कार्रवाई करने की शुरुआत भी कर दी है। 5 रेस्टोरेंट्स हैं जिनके ऊपर की एक्शन सुओ मोटो लिया है और इनको कहा कि आप इस पैसे को रिफंड करिए, क्योंकि ग्राहकों ने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन के ऊपर शिकायत की थी और कहा था कि हमारे कहने के बावजूद ये चार्ज हमसे वसूला गया है और इसको वापस करने के निर्देश दीजिए। तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी ने इसको निर्देश दिए और वो वापस अब रिफंड हो रहा है। लेकिन इस बीच जो रेस्टोरेंट एसोसिएशन है उसने दोबारा दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच के अंदर इसको चुनौती दी है। आज डिवीजन बेंच के इसकी मामले की सुनवाई करेगा, तो देखना होगा कि दिल्ली हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच इस मामले में क्या रुख अपनाती है। शुक्रिया आपका असीम, में डिटेल्स बताने के लिए। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। फटाफट से लेकर आते हैं क्विक चेक मार्केट का। एक दायरे में ही कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। अभी भी निफ्टी के लेवल्स दिखाएं इस समय तो 24,360 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 32 अंकों पर है, लेकिन फ्लैट कंसोलिडेट करते हुए आज के कारोबार में सिमिलर एक्शन बैंक निफ्टी में दिखाई दे रहा है। मिड कैप स्मॉल कैप, जैसे हमने शो की शुरुआत में भी कहा, यहाँ पर थोड़ी सी रौनक देखने को मिल रही है। 1/4% ऊपर ये भी ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन आउट परफॉर्म कर रहा है आईटी आज के कारोबार में, जहाँ पर 1.5% से ज्यादा की तेजी देखने को मिल रही है। अगर आप पॉकेट्स देखेंगे आज के सेशन में तो मिड कैप्स में बाइंग है। आईटी में भी एलटीआई माइंड्री इस समय 3% ऊपर ट्रेड कर रहा है। पर्सिस्टेंट 2.5% ऊपर कारोबार कर रहा है, 2.5% ऊपर टेक महिंद्रा। तो ये वो कुछ स्टॉक्स है जो कि एक अच्छी परफॉर्मेंस आज कारोबार में दिखा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए लेकर आते हैं क्लैरिन बर्न का अपडेट। इस हफ्ते निर्मल बंक की स्वाति होटकर, मेरी एसेट शेर खान के जतिन गेडिया, प्रतिफिन मार्ट के हरीश जुजारे की जो मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं रिटर्न की स्थिति। लीड कर रहे हैं हरीश 5.25% के रिटर्न के साथ। जतिन का पोर्टफोलियो 1% रिटर्न दे रहा है, स्वाति का पोर्टफोलियो -3%। ये रहा पूरा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर न्यूयॉर्क कंपनी में आज हम बातचीत करेंगे सीएसबी बैंक के एमडी
अपडेट प्रलय मंडल से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।